तो हमने फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। आज जो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल है। कॉलोनियल रूल के टाइम पे फॉरेन ट्रेड या फॉरेन रिलेशन हमारे कैसे थे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। फर्स्ट इसमें आता है एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ EIC। EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ EIC। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इसको हम देखते हैं। देखो भाई, इंडियन इकोनॉमी क्या है? एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इससे जो ब्रिटेन में देखो 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए उनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। और वहां पर रॉ मटेरियल उनको मिलेगा नहीं, तो उन्होंने सर्च कहां पर किया? ये जो उनकी कॉलोनी थी, जैसे इंडिया है और भी बहुत सारे देश हैं जो उनकी कॉलोनी थी, वहां से उन्होंने रॉ मटेरियल मिलता था। तो हमारे इधर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, इससे उनको रॉ मटेरियल मिलता था कि जैसे कॉटन, जूट एक्सेट्रा, ये सब उनको मिलता था यहाँ से। अब ये जो क्रॉप्स के मैंने नाम लिए, ये हैं कैश क्रॉप्स। क्या है? कैश क्रॉप्स। अब किसानों ने भी एक तरीके से भी कैश क्रॉप है, अगर इनको उगाएंगे, इनको मार्केट में सेल करेंगे या ब्रिटिशियर्स के जो एजेंट थे उनको सेल करेंगे तो हमें फायदा होगा, इसलिए इनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा करने लगे। अब जो पार्ट ऑफ लैंड है हमारे इधर वो काफी कम है, क्योंकि हमारे इधर एरिया जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। जो पार्ट ऑफ लैंड है वो क्या है? कम है। इसकी वजह से क्या हुआ? वो कैश क्रॉप्स तो उगाने लगे, लेकिन जो फूडर क्रॉप्स है, जो सीरियल्स क्रॉप है, व्हीट, राइस वगैरह जो है, जो वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उनकी शॉर्टेज हो गई। दूसरा भाई, हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या पढ़ा था? अब भाई लैक, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ये पॉइंट हमने उसमें डिस्कस किया था, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है? अब हमारे इधर जो मशीनों का जो प्रोडक्शन है, मशीन वगैरह जो हैं वो क्या होंगी? इनका प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा या कम? बिल्कुल कम, ना के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जो फिनिश प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारे इधर इंडस्ट्री नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ?
इसका रीजन क्या हुआ? जब हमारे इधर कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं ओपन हुई, इसका रीजन क्या हुआ? हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हम रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली किसके? ब्रिटेन। स्पेशली किसको? ब्रिटेन। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब कैसे? अब देखो, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, अब इसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कॉटन। अब इसका एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं कहां पर? ब्रिटेन में। उसका प्राइस क्या होगा? मे बी 10 रुपीज। ये एग्जांपल है 10 रुपीज, ठीक है। अब हम इंपोर्टर किसके हैं? आयात हमारे इधर क्या होता है? फिनिश गुड्स। क्या होता है? फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड है, जैसे मान ले कॉटन से क्या बन गया, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, शर्ट, और इसका प्राइस है 150। एक देश की इकोनॉमी के लिए क्या बेटर रहेगा? हम 10 रुपए की चीज को एक्सपोर्ट करें या 150 रुपीज की जो कोई प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करें? तो हर कोई चाहेगा 150 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? उल्टा। जो कि ये हम एक्सपोर्टर हैं रॉ मटेरियल का, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर हम एक्सपोर्टर फिनिश गुड्स के होते तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होता है? एक पॉजिटिव साइन होता है। ये देखो, अब जो ब्रिटिशर्स इंपोर्ट हमारे इधर करते थे वो भी क्या है? टैक्स फ्री, बिल्कुल ना के बराबर टैक्स उनको पे करना पड़ता था। एक इंडस्ट्री है इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इसमें आप देखो ये वर्ल्ड फेमस थी। हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं जो पूरे वर्ल्ड में इनको सेल करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के द्वारा क्या हुआ? अब जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उस पर टैक्स बहुत ज्यादा अमाउंट में इंप्लीमेंट किया गया। अगर मार्केट में उनके, अब मान ले कोई प्रोडक्ट है 50 रुपीज का और उस पर 40 रुपीज टैक्स या 30 रुपीज टैक्स लगा दिया जाए तो क्या बचेगा सेलर को? तो इसलिए हमारी जो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ये भी कोलैप्स हो गई। तो फर्स्ट रीजन क्या हुआ? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, मोनोपोली ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, 1857 से पहले, 1857 से पहले हमारे इधर किसका कंट्रोल था? EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने के लिए क्या मिला था? मोनोपोली राइट्स मिले थे। मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एकाधिकार। क्या मीनिंग होता है? एकाधिकार। एकाधिकार में सिर्फ एक का ही अधिकार, यानी कि कोई और ब्रिटिश कंपनी इधर आकर ट्रेड नहीं कर सकती। बेसिकली ये कंपनी थी ट्रेडिंग कंपनी जो व्यापार करेगी। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी का इन्फ्लुएंस, स्पेशली 1857 बैटल ऑफ प्लासी से इस कंपनी का इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा और हमारी टेरिटरी को ये धीरे धीरे एनेक्स करते गए। ठीक है, तो 1857 तक तो कंट्रोल किसका रहा?
EIC का। और 1858 के बाद हम किसके कंट्रोल में आ गए? डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट, डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इसमें एक चीज आप देखो, अभी EIC की मोनोपोली है, ब्रिटिश कंपनी है, तो ये क्या करेगी? इनका मेन मोटिव क्या था? इनका मेन मोटिव था रिसोर्स, जो हमारे इधर रिसोर्स है उनका यूज करना, इनकम जनरेट करना। क्या? इनकम जनरेट करना। भाई बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी हैं, उनका भी जो पेमेंट वगैरह है उसको कवर कहाँ से किया जाएगा? इंडिया से ही कवर किया जाएगा। इसके लिए वो क्या करने लगे? फेवरेबल पॉलिसी बनाने लगे। अब इनका देखो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया है, तो अपने लिए फेवरेबल पॉलिसी लेके आए और पूरे ट्रेड एक्टिविटी को कंट्रोल करने लगे। और कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ? अभी जैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो अगर ब्रिटेन में सेल करेगी अपने प्रोडक्ट को, तो उस पर तो टैक्स ज्यादा लगा दिया। कोई ब्रिटिश कंपनी है वो इधर ट्रेड करती है, इधर एक्सपोर्ट करती है, तो उस पर टैक्स ना के बराबर लिया जाएगा। बहुत सारी जमीन, बहुत सारे जो रिसोर्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया गया, अपने जो फायदे के लिए उनका यूज करने लगे। यह है मोनोपोली। ठीक है, नेक्स्ट इसमें रीजन आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। भाई भारत, आप सब सुनते होंगे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे इधर बहुत सारे रिसोर्स थे। ड्रेन मीन्स बहना, उन रिसोर्स का डिप्लीशन किया गया। किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिशियर्स के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, उसके लिए रॉ मटेरियल इनको चाहिए, उसके लिए रिसोर्स इनको चाहिए, तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे? हमारे रिसोर्स का डिप्लीशन कर रहे थे, कम कर रहे, यूज कर रहे थे। फॉरेस्ट लो, सोल्ट लो, बहुत सारे लो जो उनके फायदेमंद थे उनका वो यूज करके, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कंट्रोल भी हो गया था। ये जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये दादा भाई नेहरू इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भी किस तरीके से ब्रिटिशियर्स हमारे रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और हमारे रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उसका, और इसकी वजह से क्या हुआ? इंडियन की जो पर कैपिटा इनकम है, इंडियन की पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम। कैसे? भाई टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज। तो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होनी? तो इंक्रीज चाहिए, क्योंकि देखो जो पूरा वर्ल्ड एक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था, रिसोर्स को मतलब स्ट्रिक्टली वो यूज कर रहे थे, तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना चाहिए। हमारा या तो स्टेबल था या डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अच्छा, अब टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड। अब इसमें एक कंडीशन हो रहा है, एक फेवरेबल जो रोल प्ले किया है फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड और स्पेशली ब्रिटिशियस ट्रेड से रिलेटेड, उसमें एक टॉपिक आपको दिया गया स्वेज कैनाल से रिलेटेड। स्वेज कैनाल जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1869 में। स्वेज कैनाल जिसकी शुरुआत कब हुई? 1869 में। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ती है।
मेडिटेरियन सी और रेड सी को। अब इसका मैं देखो, मैं एक रफ डायग्राम यहां पर बनाता हूं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसमें आप देखो, जैसे मान लो ये मेडिटेरियन सी है, इससे इसके ऊपर यूरोप, इसके नीचे यहां पर इस तरीके से साउथ अफ्रीका, और यहां से एशिया स्टार्ट होता है। और मैं जैसे मान लो ये इंडिया, ये इंडिया, ये लैंड पार्ट है हमारा। यहां पर ये मान लो आप, ये है एक तरीके से रेड सी। पहले जो ट्रेड होता था हमारा, यहां पर एक लास्ट पॉइंट है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये पोर्ट का नाम है भाई, जो साउथर्न मोस्ट टिप है साउथ अफ्रीका का। जो ट्रेड एक्टिविटी होती थी वो यहां से इस तरीके से यूरोप में एंटर करते थे। लेकिन ये जो स्वेज कैनाल बनाई गई 1869 में, तो ये इस तरीके से मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ देती है, और अब ट्रेड यहाँ से मेडिटेरियन को क्रॉस करते हुए हम सीधा यूरोप में पहुंच सकते हैं। और इसकी वजह से टोटल 5100 माइल किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। 5100 माइल किलोमीटर, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कम हो गया और जो ट्रेड है वो फास्टर हो गया। ठीक है, तो ये है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हमारा टॉपिक था। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन, अब इसमें हम क्या देखते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट। हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और इसका आंसर क्या है, 1921। तो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे कि भाई इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला, इसी को क्यों बोला गया। हमारे अगर इंडिया में सेंसस की बात करें, देखो पॉपुलेशन का जो डाटा है वो हम सेंसस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम भाई नंबर ऑफ पर्सन इन एरिया, भाई उनका लिटरेसी लेवल, उनकी इनकम, उनका ऑक्यूपेशनल लेवल, ये सब हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंसस कब हुआ, 1872 में। सबसे पहले सेंसस कब हुआ, 1872 में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अभी सबसे पहले कंप्लीट सेंसस कब हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा, 1881। कब, 1881। उसके बाद हर 10 साल बाद सेंसस होता है। लेकिन हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, 1921 को। क्यों बोलते हैं उसका रीजन आप देखो। अगर हम 1881 की बात करें, फर्स्ट उस टाइम पे क्या था, बर्थ रेट
ये भी हाई है, और डेथ रेट ये भी हाई है। बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई। इससे पॉपुलेशन क्या होगी, ना तो ज्यादा बढ़ेगी और ना ही ज्यादा कम होगी। क्यों? बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो हमारी मेडिकल कंडीशन कैसी होंगी, बिल्कुल लो लेवल पे। ठीक है, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। अब इसको ग्रेट डिवाइड क्यों बोला गया? उस टाइम पे बर्थ रेट तो हाई है, मैं अब 1921 की बात कर रहा हूं, बर्थ रेट तो हाई है, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने डेथ रेट पर कंट्रोल कर लिया, ये कम हो गई। अब बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम हो जाए तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन स्टार्ट इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन स्टार्ट इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। इसलिए इसको क्या बोला गया है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो इसके ये है सेंसस से रिलेटेड। हाई बर्थ रेट था, डेथ रेट था। 21 के बाद बर्थ रेट तो हाई था, लेकिन डेथ रेट में हमने थोड़ा सा कमी किया, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चलेगी। और प्रेजेंट में तो हमारी पॉपुलेशन अगर रैंक की बात करें तो सेकंड रैंक है आफ्टर चाइना। और पॉपुलेशन की बात करें तो कितना, अप्रोक्स 135 करोड़। और 2011 का जो हमारा नेक्स्ट, इससे पिछला जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 121 करोड़। ठीक है, तो ये तो था बर्थ रेट और डेथ रेट से रिलेटेड मैटर। अब सेकंड आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मीन्स बच्चे। अब यहां पर अगर उनकी उम्र काउंट करें तो 0 to 1 ईयर्स, यानी कि जन्म लेने से 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जन्म लेने से 1 साल के दौरान कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करेंगे। और जिसका अगर हम उस टाइम बात करें तो 248 इन्फेंट पर 1000, यानी कि तो हमारी जो मेडिकल कंडीशन थी वो क्या थी? एक्सट्रीमली लो लेवल पे थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करें लिटरेसी रेट का, लिटरेसी रेट का, तो लिटरेसी रेट उस टाइम पे ओनली 16%। और ये भी अगर 16 में गर्ल्स लिटरेसी रेट हम देखें तो ओनली 8%, और 8 से भी बिलो, तो काफी कम था। और प्रेजेंट में बात करें 2011 के अकॉर्डिंग हमारा लिटरेसी रेट कितना है? 74.04%, 74.04%, जिसमें 82% के अप्रोक्स मेल और 68% के अप्रोक्स फीमेल। तो फीमेल लिटरेसी रेट आज भी एक अलार्मिंग लेवल पे है, इसको भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन जो आपकी बुक में क्लियर कट पॉइंट इसमें मेंशन किए गए हैं। तो जैसे हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, वो हमने अभी डिस्कस किया है। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, जो भी मेडिकल फैसिलिटी है, सैनिटाइजेशन है, वाटर रिक्वायरमेंट है, ये सब इनकी कंडीशन क्या है? लो लेवल पे है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डाटा दिया गया है कि जैसे उस टाइम पे हम बात करें तो हमने मोर देन 200 इन्फेंट पर 1000 मारे जाते थे जन्म से 1 साल के दौरान। और 2011 की बात करें तो कितना है? 44। तो अभी भी ये हाई लेवल पे है, इसको और भी कम करना पड़ेगा। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है?
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा दर भी एवरेज इंडियन कितने साल जीते हैं, तो ये भी काफी कम थी। और आज की बात करें तो हमारे इधर कितना है, अप्रोक्स 68 ईयर्स के है। ठीक है, ये किस उस टाइम पे लो थी, क्यों लो थी, क्योंकि पुअर हेल्थ फैसिलिटी। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें नेक्स्ट और लास्ट आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो एक अनुमान आप देखो, आज के दिन भी हमारे इधर 22% के करीब पॉपुलेशन क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कैटेगरी। और उस टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा थी, क्योंकि रिसोर्स पर कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो ये है हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक है।